नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसा कि हम लगातार YouTube के माध्यम से जनरल साइंस की क्लासें लगा रहे हैं, उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी जो है वो कंटिन्यू क्लासों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज जैव प्रौद्योगिकी की तीसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे नई पादप जातियों के विकास जो है उसको कैसे किया जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो नई पादप जातियों का विकास, नई पादप जातियों का विकास। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें नई पादप जातियों के विकास पे, तो वैरायटीज़ नई तैयार कैसे की जाती है, गुण कैसे संचरित किए जाते हैं, ये एक विषय है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से चरण हैं और ये चरण जो है सीक्वेंस में है, क्रमबद्ध तरीके से है। तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है आपको कि नई पादप जातियों के विकास का प्रथम चरण कौन सा है या अंतिम चरण कौन सा है, या इस चरण के अंदर क्या किया जाता है। इस तरह से जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें कौन कौन से चरण आते हैं। सबसे पहला जो चरण आएगा या स्टेप जो आएगा वो आएगा आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करना। विविधता उत्पन्न करना नई पादप जातियों के विकास का पहला स्टेप है आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करना। फिर ये कई भागों में बटा हुआ है, उसको हम आगे डिस्क्राइब में पढ़ लेंगे। दूसरा चरण अगर हम बात करें तो दूसरा चरण आता है इसका चयन। चयन का मीन होता है सिलेक्शन, अर्थात अनुसंधानकर्ता जो नई पादप जातियों का विकास करने वाला व्यक्ति है या अनुसंधानकर्ता जो व्यक्ति है वो अपने प्रयोगों को लास्ट में खुद ही सिलेक्ट करेगा कि भी ये जो आप गुण चाह रहे थे वो आए हैं कि नहीं आए। जो गुण उस प्लांट के अंदर नहीं आए उन्हें वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है, बाकी के बीज जो है वो तैयार कर लेता है या बाकी के प्लांट जो है वो तैयार कर लेता है। तो इसका मीन ये हुआ कि जो चयन का कार्य है ये अनुसंधानकर्ता स्वयं करता है। तीसरी चरण की बात करें तो मूल्यांकन। मूल्यांकन की बात करें तो इवैल्यूएशन बोलते हैं। इवैल्यूएशन अर्थात जब अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रजातियों का चयन कर लेता है तो वो मूल्यांकन करवाता है, जिससे उस वैरायटी जो भी किस्म है, प्रजाति है, उसका नाम का निर्धारण हो और वो सर्टिफाइड हो। ये मूल्यांकन का कार्य जो है राजस्थान नहीं पूरी भारत की अगर हम बात करें तो एक संस्था काम कर रही है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली जो है वो मूल्यांकन का कार्य करती है। तो तीसरा चरण आएगा इसका मूल्यांकन। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण के अंदर आएगा इसके गुणन। गुणन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन। ये इसका चौथा चरण आ जाता है गुणन। गुणन का मतलब मूल्यांकन हो गया और उसमें ये प्रूव हो गया कि ये वैरायटी जो उन्होंने नई पादप जातियों का विकास जो किया था वो एकदम सही है। तब वो नया जो प्लांट तैयार किया है, नई जो प्रजाति तैयार की है, उसके बीजों की संख्या में वृद्धि करना ही गुणन कहलाता है। इसके बाद में चौथा और पांचवा जो लास्ट चरण आ जाता है वो आ जाता है वितरण। वितरण की अगर हम बात करें तो वितरण में डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, यानी कैसे वो फील्ड तक पहुंचेगा, किसानों तक पहुंचेगा या मार्केट में कहाँ कैसे पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इन पांचों चरणों को एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि भी इसमें कैसे विकसित किया जाता है और कौन कौन से चरण है, क्या सावधानियां रखी जाती है। इन पांचों चरणों को आप क्रमबद्ध तरीके से याद रखोगे। आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करना, चयन करना, मूल्यांकन, गुणन और वितरण। नई पादप जातियों के विकास के ये 5 चरण माने गए हैं। सबसे पहला जो चरण आता है वो है आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करना। तो हम यहीं से शुरू करते हैं
कि इसमें क्या करते हैं। पहला चरण आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करना। ये पहला चरण है। इस चरण की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें पहला जो स्टेप आता है वो आता है जनन द्रव्य एकत्रीकरण। जनन द्रव्य एकत्रीकरण। कई बच्चे जो नए हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझे कि जनन द्रव्य क्या होता है। तो अगर मैं इस जनन द्रव्य को यहाँ इस सिंबल से बताऊँ तो यहाँ अपने इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा सा। जनन द्रव्य का मीन होता है जनन द्रव्य का मीन वे वांछित जीन जो नई प्रजाति के विकास में प्रयुक्त किए जाएंगे, उन्हें कहते हैं जनन द्रव्य। तो जनन द्रव्य मतलब लिक्विड नहीं है कोई, ऐसे जीन जो नई प्रजाति के विकास के अंदर यूज किए जाएंगे, वो जीन ही जनन द्रव्य कहलाता है। अब बात आती है जनन द्रव्य का एकत्रीकरण कैसे करते हैं। तो एक जिला दूसरे जिले से, एक राज्य दूसरे राज्य से, एक देश दूसरे देश से इसका आयात कर सकता है। जनन द्रव्य एकत्रीकरण, इसका एक उदाहरण समझ सकते हैं हम कि 1966-67 के अंदर हरित क्रांति आई थी। उससे पहले की अगर हम गेहूँ देखें हमारे भारत के अंदर तो ये लगभग 5.5 फीट के आसपास हाइट थी और रबी की क्रॉप है। तो उसके अंदर वैज्ञानिक ये चाह रहे थे कि जब गेहूं का पकाव होता है, तना कमज़ोर होता है, ऊपर बालियां लगती है, भारी है, आंधियाँ चलती है, तो वो पौधा गिर जाता है। कहने का मतलब इनडायरेक्टली अगर हम देखें इसमें तो प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो अब वैज्ञानिक ये चाह रहे थे कि इसकी हाइट जो है वो कम हो, बाकी गुण जो है वो आवश्यकता ही नहीं उसके अंदर। बाद में तो धीरे धीरे बहुत सुधार और भी हुआ। तो आप इसमें ये समझ सकते हैं कि जनन द्रव्य यानी बोनेपन का जीन जो है वो इसमें ट्रांसफ़र करना था नई प्रजाति विकास करने के लिए। तो हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ कि जनन द्रव्य इकट्ठा किया गया। तो अब आपको मैं बता दूं थोड़ा सा उदाहरण इसका कि जनन द्रव्य एकत्रीकरण के अंदर गेहूं के अंदर जो जीन डाला गया बोनेपन का वो था नोरिन 10। और नोरिन 10 जो है वो जापान से आयातित किया गया था और उसके फलस्वरूप जो नई वैरायटी विकसित की थी वो थी सोनारा 63 और सोनारा 64। ये 2 किस्में आई थी, यानी ये नई प्रजातियों का विकास हुआ था और जीन ये हो गया था। यानी ये जो जीन है यही जनन द्रव्य है और इसका एकत्रीकरण किया जाता है। और पौधों के भी हम जीन देख लेते हैं जो ट्रांसफ़र किए गए हैं। जैसे धान के अंदर आता है वो आता है डीजीवो जीन। मक्का के अंदर जो आता है वो आता है ओपेक 2। और बाजरे के अंदर जो आता है जीन वो है टिफ्ट 23A। कपास के अंदर जो जीन यूज किया गया वो आता है इस तकनीक के द्वारा, वो आता है क्राई फर्स्ट। ये वो जीन के नाम है। डीजीवो जीन जो है वो कई बार विभिन्न एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि ये जीन किसका है, तो आपको याद रखना है ये धान के अंदर यूज किया गया है। तो आप समझ गए कि जनन द्रव्य एकत्रीकरण, जनन द्रव्य का मतलब हुआ वांछित जीन जो आप ट्रांसप्लांट करोगे नई प्रजाति बनाने के अंदर, तो वो जनन द्रव्य एकत्रीकरण कहलाता है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा चरण इसका आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने का, तो ये कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी से पहले आता है वो थोड़ा देख लेते हैं अपने। जैव प्रौद्योगिकी तीसरा चरण आ जाता है। दूसरा चरण की अगर हम बात करें
तो वो आता है म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। ये शब्द हम पहले भी पढ़ चुके। उत्परिवर्तन की बात करें, वंशागति में होने वाला अचानक बदलाव जो है म्यूटेशन कहलाता है। ह्यूगो डी ब्रिज ने इसको खोजा था। उत्परिवर्तन, वंशागति में होने वाला अचानक बदलाव क्या कहलाता है? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहलाता है। और ये उत्परिवर्तन करने वाले जो कारक होते हैं वो उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। यानी फसल की जो किस्म थी उसके अंदर अचानक से बदलाव किया कोई जीन डालकर, तो यही हो गया उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन दो तरीके से कर सकते हैं। एक, गुणसूत्र की संरचना में बदलाव करके, और दूसरा जो तरीका रहता है वो है गुणसूत्र की संख्या में बदलाव करके। तो आपको याद रखना है कि उत्परिवर्तन कितने तरीके से कर सकते हैं। तो दो तरीके से कर सकते हैं, गुणसूत्र की संरचना में बदलाव करके और गुणसूत्र की संख्या में बदलाव करके। अब बात आती है कि भी ये म्यूटेशन जो करने वाले कारक होते हैं उन कारकों को कहते हैं उत्परिवर्तन जन। ये कारक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अगर बात करें पहले कारक की, तो पहला कौन सा होता है? पहले कारक होते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारक की बात करें तो इसमें आता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें। इनके द्वारा जो म्यूटेशन किया जाएगा तो वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन या भौतिक कारक कहलाते हैं उत्परिवर्तन जन के। दूसरे अगर हम बात करें तो दूसरे आते हैं रसायन की बात करें तो रसायन भी दो प्रकार के हैं। तो उनकी बात करें तो एक है EMS यानी एथिल मिथेल सल्फोनेट, EMS, इसे कहेंगे एथिल मिथेल सल्फोनेट। और दूसरा जो आता है वो आता है इसके अंदर सोडियम एजाइड। यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहेगी, आप याद रखोगे एजाइड कि भी भौतिक कारक तो है किरणें, पराबैंगनी किरणें होगी, अल्फा बीटा और पराबैंगनी किरणें होगी। और रासायनिक के अंदर अगर हम बात करें तो दो तरह के रसायन है, EMS एथिल मिथाइल सल्फोनेट और सोडियम एजाइड। ये उत्परिवर्तन जन है जिनके द्वारा उत्परिवर्तन किया जाता है। उत्परिवर्तन करने के बाद में तीसरा जो चरण आता है वो आएगा, आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के स्टेप चल रहे हैं ये। तीसरा आएगा वो आएगी बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी के अंदर हमने जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर जिन बच्चों ने यहाँ से शुरू किया है वो पिछला वीडियो जो है वो देख लेंगे। तो उसमें मैंने यहाँ पूरा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया है और जिसमें हमने पढ़ा था टिश्यू कल्चर, वो टेक्निक यहाँ लगाई जाती है। और उसके दौरान जो लास्ट में प्राप्त हुआ वो था पादपक, वो प्लांट तैयार हो गया। इसी तरह से फल वृक्ष जो होते हैं उनके अंदर एक गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, बहुगुणिता। ये गुण भी इसके अंदर पाया जाता है। जैसे आम है, नींबू है, इनके अंदर ये गुण जो है वो पाया जाता है। इस तरह से ये प्लांट जो है वो तैयार हो गया और फिर इसमें संकरण करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। और संकरण कराने के बाद में इसके अंदर जो है नए प्लांट जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने का जो अलग अलग स्टेप थे, जननदर एकत्रीकरण है, फिर म्यूटेशन है, बायोटेक्नोलॉजी, बहुगुणिता और संकरण, ये यहाँ तक आ गए। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण आता है चयन की बात करें तो इसे कहें सिलेक्शन। ये कार्य कौन करता है? तो आपको याद रखना है अनुसंधानकर्ता स्वयं करता है।
वो कैसे करेगा? उसने वांछित जीन लेके उसमें ट्रांसप्लांट करके पौधे तैयार कर लिए। अब वो खुद जांच करेगा इस चीज़ की कि जो गुण वो चाह रहा था वो प्लांट में आए हैं कि नहीं आए। जैसे एज एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, मान लीजिए उसने 1000 पौधे तैयार किए, उस 1000 पौधे में से 10 पौधे ऐसे तैयार हो गए जिनके अंदर वो जो चाह रहा था वो गुण नहीं आए, तो वो खुद ही उन 10 प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देगा। बाकी के जो 990 प्लांट हैं उनके बीज जो तैयार कर लेगा। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? चयन कहलाती है। तीसरा जो चरण आता है वो था मूल्यांकन। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन बोलते हैं इसको। इस प्रक्रिया के अंदर क्या करती है कि ICAR जो नई दिल्ली है वो ये कार्य करती है। तो ये अनुसंधानकर्ता जो है वो यहाँ सूचना देगा कि जो मैंने इस तरह की जो वैरायटी है या इस तरह के गुण वाले जो पौधे हैं वो तैयार किए हैं। अब यहाँ से एक टीम निर्धारित होगी और वो टीम जो है वो इवैल्यूएशन करेगी या मूल्यांकन करेगी, और अगर सही पाया गया तो वो रिपोर्ट बना के दे जाती है। तो इस तरह से मूल्यांकन का कार्य कौन करता है? तो आपको याद रखना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी नई वैरायटी अगर तैयार होती है तो उसका मूल्यांकन जो है वो ये करती है। इसके बाद में चौथा चरण जो आ जाता है वो आता है गुणन का। गुणन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन, गुणन, बीजों की संख्या में वृद्धि करना गुणन कहलाता है। बीजों की संख्या में वृद्धि करना गुणन कहलाता है। और इस कार्य को करने के लिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए राजस्थान के अंदर कहीं ये नई प्रजाति का विकास हुआ, तो अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यहाँ की जो एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं और बीज कंपनियां हैं, बीज निगम है, उनके साथ में कांटेक्ट करती है और उनके बीजों को वहाँ सैंपल के रूप में दिए जाते हैं, फिर वो बीजों की संख्या में वृद्धि करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है KVK, कृषि विज्ञान केंद्र। राजस्थान के अंदर लगभग 50 के आसपास KVK हैं और यहाँ ये बीज भेजे जाते हैं, जहाँ मल्टीप्लिकेशन के द्वारा बीजों की संख्या में वृद्धि की जाती है। यहाँ एग्रीकल्चर से संबंधित रिसर्च सेंटर जितने भी है वहाँ भेज देंगे। यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो है उनमें भेज दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो गुणन का जो कार्य है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो उपक्रम है, जैसे KVK है, शोध संस्थान है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, यहाँ इनकी संख्या को बढ़ाने का काम करवाया जाता है, जो गुणन कहलाता है। और गुणन के बाद में पांचवा जो स्टेप आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। और वितरण की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, भारत स्तर के ऊपर अगर हम इस प्रक्रिया को देखें तो इस कार्य को करने वाली जो संस्था है वो है बीज निगम यानी सीड कॉरपोरेशन, जो है वो इस कार्य को संपादित करती है, डिस्ट्रीब्यूशन के यानी नए बीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। राज्य स्तर पर अगर हम इन चीज़ों को देखें तो प्रत्येक राज्य के अंदर बीज निगम बनाया गया है और वो उसी राज्य के नाम से जाना जाता है। मुख्यालय जो होता है उस राज्य की राजधानी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थान के बीज निगम की तो इसका नाम होगा RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन यानी राजस्थान राज्य बीज निगम, ये इसके द्वारा ये कार्य किया जाएगा और इसका मुख्यालय है जैसे जयपुर के अंदर। इसी तरह से अगर पंजाब का होगा तो वहाँ नाम आ जाएगा PSSC, पंजाब स्टेट सीड कॉरपोरेशन। हरियाणा का होगा तो HSSC, हरियाणा स्टेट सीड कॉरपोरेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बीज निगम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करती है और फिर
प्रत्येक राज्य के अंदर जो जिले हैं वहाँ पर इसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाता है, उसके द्वारा किसानों तक ये बीज जो है नया उपलब्ध होता है। तो ये 5 चरण थे और उम्मीद करता हूँ कि ये 5 चरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। रिपीट कर देता हूँ इनको। आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना। आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के 5 चरण माने गए हैं। पहला है आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना नई प्रजातियों के विकास के लिए। दूसरा है चयन, तीसरा मूल्यांकन, चौथा गुणन और पांचवा जो है वितरण है। इसमें क्रॉस क्वेश्चन में पूछेंगे चयन का कार्य जो है नई पादप प्रजातियों के विकास में चयन का कार्य कौन करता है, तो आप बताओगे कि चयन का कार्य अनुसंधानकर्ता स्वयं करता है। सिंपल बातें हैं, थोड़ा सा अगर आपने इसको ध्यान से सुना तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मूल्यांकन का कार्य की बात करें तो ICAR करता है इसका। गुणन की बात करें तो एग्रीकल्चर एजेंसी संस्थाएं जो है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, KVKs हैं, वो करती है। वितरण का काम बीज निगम के द्वारा किया जाता है। ये 5 चरण है, जिसमें थोड़ा सा डीपली चले आए तो आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना है। आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के ये चरण आते हैं। सबसे पहले जनन द्रव्य का एकत्रीकरण किया जाता है। जनन द्रव्य का मीन है वांछित जीन जो प्रजाति के विकास के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, तो एक जिला दूसरे ज़िले से, एक राज्य दूसरे राज्य से और एक देश दूसरे देश से इसे मंगा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हरित क्रांति 1966-67 में आई थी। उस दौरान गेहूं के अंदर नोरिन 10 जो है जीन स्थानांतरित किया गया, जापान से आयातित किया गया था। वैरायटी तैयार की थी सोनारा 63 और सोनारा 64। इसी तरह से और मैंने उदाहरण बताए, जैसे धान में है डिजिबो जीन है, मक्का में है ओपेक 2, बाजरा के अंदर है टिफ्ट 23 है और कपास के अंदर जो आता है वो क्राई फर्स्ट आता है। इसके बाद में जनन द्रव्य एकत्रीकरण होने के बाद दूसरा जो चरण आता है आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने का, वो आता है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। 2 तरह से कर सकते हैं, गुणसूत्र की संख्या में बदलाव करके, गुणसूत्र की संरचना में बदलाव करके। और ये बदलाव करने वाले जो कारक हैं उनको उत्परिवर्तन जन कहते हैं। और ये कारक 2 तरह के हैं, एक भौतिक कारक और एक रासायनिक कारक। यहाँ से भी प्रश्न की संभावना रहेगी। पराबैंगनी किरणें जो है वो भौतिक कारक के अंतर्गत आता है, ये पूछा हुआ है। इसी तरह से रासायनिक कारक की अगर हम बात करें तो सोडियम एजाइड जो है वो रासायनिक के रूप में उत्परिवर्तन जन का इस्तेमाल होता है। EMS भी है, एथिल मिथेल सल्फोनेट। इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी लगती है, बहुगुणिता होती है और संकरण होता है। ऐसे नया प्लांट जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद में चयन का कार्य अनुसंधानकर्ता स्वयं करता है और जो वांछित गुण नहीं आए उन पौधों को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर मूल्यांकन, ये कार्य ICAR नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका फुल फॉर्म है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और फिर आती है गुणन यानी बीजों की संख्या में वृद्धि करना, और ये कार्य जो है KVKs शोध संस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ये करती है। फिर आती है डिस्ट्रीब्यूशन की बारी, और ये कार्य जो है भारत स्तर पर अगर बात करें तो बीज निगम करता है और प्रत्येक राज्य के अंदर बीज निगम है। जैसे कि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में राजस्थान राज्य बीज निगम, और इसका कार्यालय जो है वो जयपुर के अंदर है। सब सेंटर जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी है। इसी तरह से मुख्यालय जो है वो राज्य की राजधानी होता है। पंजाब की बात करें तो PSSC, हरियाणा की बात करें तो HSSC। और इस तरह से ये था हमारा आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने वाला जो टॉपिक था। और बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही शानदार टॉपिक है और इससे संबंधित है जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक जो है वो आपको कहीं पजल नहीं करेगा। आप लगातार यूट्यूब पर अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए और इसी के माध्यम से हम जो बायोटेक्नोलॉजी के जो अन्य शेष बचे हुए टॉपिक हैं उनको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और जो हमने अभी तक बायोटेक्नोलॉजी आपको बताई है इसकी MCQ की भी सीरीज हम लेके आएंगे और जल्दी ही आपको जो हमने पहला टॉपिक किया था आनुवंशिकता, उस टॉपिक के टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन है लगभग 50 से ज़्यादा जिनकी संभावना है, जो अलग अलग पेपर्स एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, उन पर भी हम शीघ्र ही वीडियो अपलोड कर देंगे। और इसी के साथ सभी को थैंक यू।